अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं CS 504 का। तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये एक ऐसा हमारे पास फेज़ है, जब हमारे पास एक फ़ेज़ मुकम्मल हो जाता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, तो दैन हमारे पास सेकंड जो है स्टेप या फेज़ स्टार्ट हो जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इसमें हम अपने सिस्टम को एक लॉजिकल वे में डिज़ाइन करना होता है। हम अपनी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हम अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं, उसके बाद जो कि टेक्निकल पर्सन होता है जो कि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है। और जो टेक्निकल पर्सन का ये मतलब नहीं है कि वो जो कि हमारे पास कोडिंग वगैरह करता है। मीन कि टेक्निकल पर्सन वो होता है जो हमारे पास UML के ज़रिए सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है, एक फ़्लो चार्ट के तहत डायग्राम बनाता है सॉफ्टवेयर को इस तरह होगा, और इसे जो है कि ER डायग्राम भी से बनाते हैं ताकि हमारे पास किस तरह हमने अपने जो सॉफ्टवेयर उसको बिल्टअप करना है। डेटाबेस डायग्राम बनती है, UML डायग्राम बनेगी, क्लासेस एंड एक्टिविटी डायग्राम बनेगी। तमाम डायग्राम UML की तहत बनाई जाती हैं। इसमें टू द पॉइंट आपने बात ये रखनी, कोई भी प्रोग्राम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्निकल पर्सन होता है उसको एक फ़्लो चार्ट UML के ज़रिए क्या करता है उसको ड्रा कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अपने जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसका काम जो है कि स्टार्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है कि मैनेजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाते हुए हमें कौन सी कम्प्लेक्सिटी जो है उनको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह उनको जो है कि ईज़िली हमने उनको करना है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न मीन कि हमें अगर हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है किसी भी सिस्टम के अंदर, तो क्या करते हैं उस सिस्टम को मुख्तलिफ लोग अपने नज़रिए से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देख रहे होते हैं, उनको हैंडल कर रहे होते हैं। मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है कि हम अपने जो सिस्टम है उनको डिवाइड कर लेते हैं स्मॉलर स्लाइसिस पीसेस के अंदर, ताकि जो हमारे पास सिस्टम है उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है कि वो सिंपल नज़र आ सके, ईज़िली हो हमारे लिए उसको हैंडल करना। और किस तरह हम अपने सिस्टम को ब्रेक करते हैं स्मॉलर पीसेस के अंदर, और फिर इन स्मॉलर पीसेस को वन बाई वन करके हम जो कि डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके अंदर कोई भी एरर वगैरह होता है वो हम क्या करते हैं कि स्मॉलर पीस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि हमें को जो है कि उसके अंदर कोई एरर वगैरह कोई अपडेशन करना ईज़िली हो जाता है। ये हम करते हैं मॉड्यूलरिटी के अंदर करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 12 के अंदर। कपलिंग क्या होती है। कपलिंग हम पीछे प्रीवियस मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं कि इसमें हम अपने सिस्टम को किस तरह छोटे छोटे पार्ट में तकसीम करते हैं। लेट्स सपोज हम यूनिवर्सिटी की मिसाल है, अगर दो बंदे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन पे काम करेंगे, एक को हम क्या कहते हैं फ़ी मॉड्यूल के दे देते हैं और एक को लाइब्रेरी मॉड्यूल दे देते हैं, उनको असाइन कर देते हैं। अब जो कि मॉड्यूल जो होते हैं वो इनके अंदर दो खूबियाँ होती हैं, एक कपलिंग की होती है और दूसरी क्वेश्चन की होती है। ये इंपॉर्टेंट कपलिंग और क्वेश्चन के अबाउट। एक मॉड्यूल कंपोनेंट जो है वो किसी हद तक दर्जे तक वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारे पास कपलिंग होती है। कपलिंग मतलब होता है कि एक मॉड्यूल दूसरे के ऊपर मतलब कि डिपेंड कर रहा होता है लेकिन किसी हद तक नहीं डिपेंड कर रहा होता। मीन के उसको उनका जो आपस में रिलेशनशिप होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो वो हमारे पास डिपेंड नहीं कर रहे होते एक दूसरे के ऊपर, वो हमारे पास क्या कराते हैं कपलिंग कराते हैं। तो अब क्या कहते हैं कि अगर मॉड्यूल या कंपोनेंट दूसरे के पास बहुत कम अगर एक दूसरे के रिलाई कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास लूज़ कपलिंग होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि एक मॉड्यूल दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रांग उनके दोनों का रिलेशनशिप नहीं होता, तो वो हमारे पास क्या कराते हैं लूज़ कपलिंग। लूज़ का मतलब वैसे ही होता है कि वो जिसको ढीला होता है, मीन के इतना वो हार्ड नहीं होता, इसलिए इनका जो रिलेशनशिप होता है वो इतना मीन के आपस में स्ट्रांग या टाइटली नहीं होता, वो हमारे पास क्या कराते हैं लूज़ कपलिंग कराते हैं। जब एक कंपोनेंट या मॉड्यूल में चेंजिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं दूसरे मॉड्यूल में लिमिटेड हद तक जो कि इफेक्ट होता है क्योंकि इनके दरमियान कपलिंग कम होती है। वही बात मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक दूसरे के अंदर इनका जो रिलेशनशिप है इतना स्ट्रांग नहीं है, इतनी वो एक दूसरे के नियर नहीं है, नियरेस्ट नहीं है। तो क्या होगा अगर हम एक मॉड्यूल की में चेंजिंग करेंगे दूसरे मॉड्यूल के अंदर इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके अंदर बहुत कम अपडेशन होगी, चेंजेस होगी। एक मॉड्यूल को चेंज कर दूसरे मॉड्यूल में बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, तो ये आपने बात याद रखनी है, ये कपलिंग होती है। अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन मीन के इसके कपलिंग के अल्टरनेटिव है। कंपोनेंट के अंदर जो हमारे मॉड्यूल होते हैं वो एक दूसरे के अंदर जो कि रिलेशनशिप को रखते हैं, मीन के ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, इनका जो रिलेशनशिप होता है बहुत स्ट्रांग होता है। आपने प्रोजेक्ट के ऊपर अगर एक टीम लेट्स सपोज भेजी है, उस टीम का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या होता है स्ट्रांग क्वेश्चन होता है। इस टीम के जो रिलेशनशिप होगा वो दूसरे लोगों के साथ ये इनकी जो क्या कहलाएगी कपलिंग कहलाएगी। एक साथ जो मॉड्यूल है वो एनालिसिस कितने रिलेटेड हैं, लॉजिकली कितने वो कितने उनके जो फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे वो क्या कराते हैं स्ट्रांग क्वेश्चन कहते हैं। स्ट्रांग क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो उनका जो रिलेशनशिप होता है वो बिल्कुल आपस में टाइटली होते हैं, बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर होते हैं। अगर चीज़ें एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिलेटेड होगी उसका मतलब है कि वो मॉड्यूल के अंदर एक ही जगह पर मौजूद होती हैं, यानी जो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर होती हैं विद इन अ मॉड्यूल वो करीब करीब मौजूद होंगी। जब चेंजिंग करनी होगी तो उसके अंदर ज़्यादा नहीं करने पड़ेगी इफ़ेक्ट।
जो चीज़ एक दूसरे के बिल्कुल नियरेस्ट होती है तो क्या होता है कि वो उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग क्वीन होती है या वो एक दूसरे के से थोड़ा सा दूर होते हैं, फार होते हैं, तो क्या होता है कि उन दोनों के दरमियान जो भी चेंजेस वगैरह करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। अब हम देख रहे हैं कि लो कपलिंग क्या होती है। लो कपलिंग मैंने बता चुका हूँ कि ये लाइन शो करती है कि ये आपस में कितने करीब है। ये देख लें कि ये कोई डायग्राम है, ये लाइनें ये एक दूसरे के ऊपर जो है कि ये बिल्कुल आपस में साथ अटैच हैं। ये इस मीन के इनके अंदर जो कपलिंग है, तो अब ये देखें कि ये एक कपलिंग है और ये इतने मीन के डिस्टेंस के बाद ये सेकंड कपलिंग है। तो ये दोनों मॉड्यूल आपस में कितने रिलेटेड हैं, इनके दरमियान जो एक के दरमियान एक लाइन है, मीन कि ये दोनों एक दूसरे के फासले के ऊपर हैं और ये क्या है एक दूसरे के नियरेस्ट है और ये थोड़े से एक दूसरे से दूर हैं। अच्छा, अब मॉड्यूल के दरमियान अगर हम देखें उनके दरमियान क्या लाइन मौजूद, जिसका मतलब है कि कपलिंग के लिए इनमें कपलिंग एंड कोइन होती है, तो ये शो कर रहे होते हैं इनके दरमियान कपलिंग लूज़ है बहुत कम। वही बताया एक इस पॉइंट पे था, एक इस पॉइंट पे। ये क्या है कि मीन के एक दूसरे के तो थोड़े से दूर थे, इनके दरमियान काफ़ी फासला था, गैप था, तो क्या है कि इनके दरमियान जो कपलिंग थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, मीन के वो बहुत मीन की उनकी जो कपलिंग थी वो दूर थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब हमारे पास हाई कपलिंग का मतलब ये देखें एक दूसरे के बिल्कुल बहुत करीब में एक साथ अटैच हो रहे हैं, तो इस मीन ये क्या है कि ये हमारे पास स्ट्रांग कपलिंग है, हाई कपलिंग है। ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक के साथ मीन के अटैच हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, हाई कपलिंग कहलाएगी। और हाई कपलिंग के मीन कि अगर इस किसी एक मॉड्यूल के अंदर हम चेंजिंग करते हैं तो दूसरे के अंदर भी इफेक्ट पड़ता है। अब हमारे पास क्वेश्चन एंड कपलिंग के मुतालिक हो, ये वही चीज़ मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे दोनों की एग्जांपल दी हुई है। एक बंदा अंदर से मीन के कितना स्ट्रांग है ये क्वेश्चन है, मीन के जो डिसाइड करेगा और दूसरे के साथ उसकी रिलेशनशिप कितनी है, ये उसकी क्या कहलाती है, कपलिंग कहलाती है। इस तरह एक सॉफ्टवेयर उसके अंदर एडमिशन फ़ीस का मॉड्यूल है, एडमिशन के मॉड्यूल के अंदर सारे फंक्शन जो यूज़ हो रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो क्या मॉड्यूल करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। जो भी एडमिशन का मॉड्यूल हो गया, फ़ीस का मॉड्यूल हो गया, एनी डिपार्टमेंट का मॉड्यूल होगा, ये क्या होते हैं, ये आपस में बिल्कुल एक के बाउंड हुए होते हैं, बिल्कुल साथ आपस में टाइटली जो ज्वाइंट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर अटैच हुए होते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, क्वेश्चन कहलाती है। कपलिंग मीन कि ये एक दूसरे से थोड़े से फासले पर होते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाती है, कपलिंग कहलाती है। ये दोनों आपने डिफरेंस याद रखने हैं। अब लेक्चर नंबर 13 हम स्टार्ट करें। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देख लेनी, मैंने इनको सिंपल वर्ड में लिखा है कि अप्लाइंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। जो कोई भी सॉफ्टवेयर को बिल्टअप करते हैं उसके ऊपर जो भी प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के ऊपर या डेवलपमेंट के दरमियान जो भी अप्लाई होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाते हैं। अब हमारे पास फंक्शन ओरिएंटेड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या आती है। फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अब हमारे पास जो कि चल रहा है, आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ व्यू से सॉफ्टवेयर को इसको देखा जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। पहले सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते थे तो ये देखते कि उसके अंदर फंक्शन क्या है, कौन से फंक्शन होंगे और उन फंक्शन के लिए हमें कौन सा डाटा चाहिए होगा। ये हमारे पास क्या कहलाता था, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी। इसमें मीन के डाटा को ज़्यादा डिकम्पोज किया जाता था फंक्शनैलिटी के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से जो डाटा हमें रिक्वायर होता था उस डाटा को एक्सेस करना, फिर इस्तेमाल करना। फिर आया कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है जिसके अंदर व्यू ऑफ पॉइंट मुख्तलिफ होंगे कि ऑब्जेक्ट के मसलन अगर एक लेट्स सपोज हम देख लेते हैं, अगर एक कॉलेज का मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाना है, लाइब्रेरी सिस्टम बनाना है, तो हम देखेंगे कि रियल लाइफ में कि इनके ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं और इनके ऑब्जेक्ट जो कि रियल लाइफ को डिज़ाइन करने हैं। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी अगर मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाना है तो क्या करते हैं कि हम उसके अंदर क्या करते हैं कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट देखते हैं कि कौन कौन से हैं। मतलब उसके अंदर एक बुक्स है, उसके अंदर जो लाइब्रेरी सिस्टम बनाना है बुक्स है, फिर उसके अंदर क्या स्टूडेंट उसके अंदर क्या कहते हैं बुक इशू करवाते हैं, तो उसका रजिस्टर होता है, यहाँ पे वो तमाम लिखते हैं कि इशू डेट लिखते हैं, ड्यू डेट लिखते हैं। इशू डेट करने का प्रोसेस होता है, जो कुछ रियल लाइफ में होता है उसको मॉडल करना शुरू कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग। पहले ऑब्जेक्ट एंड एंटिटी को तलाश करते हैं, इसमें जो रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट हैं जो उसको रन कर रहे होते हैं और हकीकी तौर पर हाल लाइफ में मौजूद होते हैं उनको कंसिडर करना शुरू करते हैं, उस हिसाब से इसको बनाना शुरू करना। इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। पहले जी मीन के क्या कहते थे हम ऐसे जो कि सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं बिल्टअप कर लेते हैं। अब जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या करते हैं उनको कोई ग्रुपिंग कर लेते हैं, उनकी फिर क्या करते हैं कि उनके रियल लाइफ जो ऑब्जेक्ट उनके अंदर एग्जिस्ट कर होते हैं वो तमाम के तमाम जो हम क्या करते हैं इनके अंदर कंसिडर करते हैं, फिर उसके बाद वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी करते हैं। अब हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट एंड क्लास क्या होती है। ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं कि वर्किंग क्लास एंटिटी
को ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। क्लास क्या होती है, इनके अंदर ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, क्लास कहलाती है। ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास नेम है। अब इसका क्या बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट बनाया OBJ। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, S दे सकते हैं, STD दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट है ये उसका ऑब्जेक्ट है, या स्टूडेंट है और STD हमने दे दिया है, इन दोनों का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, 3 करैक्टरिस्टिक्स है बिहेवियर कौन से हैं। इनके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स का स्टेट भी है, बिहेवियर है, आइडेंटिटी है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बिहेवियर की। तो जो हमारे पास डाटा मेंबर वो स्टेट है और मेंबर फंक्शन के बिहेवियर है। ये आपने बात रखनी है, स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी ये क्या है कि ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ये आपने रिमेंबर रखनी है अपने माइंड के अंदर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो हमने पीछे 3 प्रॉपर्टीज़ देखी थी, स्टेट, बिहेवियर एंड उसके देखा था। तो अब हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मतलब है हम अपनी क्लास को किस तरह जो है कि रियल लाइफ में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक खास मीन के घोड़े की जो है कि लेते हैं, उसकी क्या करते हैं स्टेट और उसका बिहेवियर वगैरह जितना भी है, आइडेंटिटी जो है वो हम क्या करते हैं इससे निकालते हैं। पहले हम देखते हैं कि आर्ट से डाटा क्या निकाल सकते, उसका हेड निकाल सकते हैं, टेल, बॉडी, लेग वगैरह जो भी उसका है, उसका सर हो गया, उसकी बॉडी हो गई, उसके बाद उसकी टांगें वगैरह जो ये तमाम की तमाम क्या होंगी, ये हमारे पास डाटा होगा। अब इसकी बिहेवियर क्या है, ये तो हमारे पास क्या होगी, स्टेट होगी। अब बिहेवियर है, बिहेवियर मीन कि वो कौन कौन से जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकता है, प्ले कर सकता है। जो थर्ड होता है वो हमारे पास क्या होता है कि इसके वर्क कर सकता है, वो रन कर सकता है, वो खा सकता है, ये तमाम है। अब क्या है कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि वो क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन से हम उससे काम ले सकते हैं, ये तमाम की तमाम क्या होती है, ये उसकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वो कौन कौन से काम कर, ये तमाम के तमाम हमने डाटा क्या किया है, ये लिया है घोड़े जिसको हार्स कहते हैं। जैसे अगर इंसान से आपने लेना है तो उसका डाटा लेना है, उसका नेम आप पूछ सकते हैं, उसकी एजुकेशन पूछ सकते हैं, एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं वगैरह, ये तमाम। बिहेवियर है मीन के वो किस तरह खाता है, चलता है, सोता है, लेटता है, जागता है, ये तमाम है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होते हैं, क्लास डायग्राम को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। इसके अंदर जो है कि एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, रेची और इनहेरिटेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है कि जो भी डाटा हिडन होता है, जो हम प्राइवेट में रखते हैं, वो हमारे पास इनकैप्सुलेशन डाटा होता है जो आउटसाइड हम एक्सेस नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस का मतलब है जब एक क्लास बनाई है उस क्लास से अगर नेक्स्ट जो क्लास ड्राइव हो रही होती है वो क्या कहलाती हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो हमारे पास अबाउ जिसात से जो भी हमारे पास आ रही होती है, अगर नस्ल बाड़ी है, इनहेरिटेंस मीन की जो भी हैबिट्स जो होती हैं जिसको हैबिचुअल कहते हैं, हैबिट्स वगैरह वो क्या होती हैं कि नस्ल टू नस्ल जो है नस्ल जो वो जारी होती हैं। क्लास और रिलेशनशिप है, एसोसिएशन क्या है, एग्रीगेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है। तो एसोसिएशन का आप देख रहे हैं, एग्रीगेशन क्या है, बुक्स हैज़ अकाउंट है जो बैंक है, और फिर क्या कहते हैं अकाउंट है। इसका जो कि डायमंड जो होता है ये हमारे पास अनफिल होता है। कंपोजिशन के अंदर ये इसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है स्ट्रांग होता है, एग्रीगेशन के अंदर वीक रिलेशनशिप होता है। कंपोजिशन के अंदर क्या करेंगे, इसका जो डायमंड होगा इस तरह का वो हमारे पास क्या होगा, फिल होगा, ये हमारे पास होता है कंपोजिशन। एसोसिएशन होता है कि एक बीन के क्लास को या एक किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हम जब उसको रिलेट करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एसोसिएशन कहलाता है। अब हमारे पास क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड इनहेरिटेंस। ये आपने याद रखना, ये पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब सुपर क्लास क्या होती है, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये ए क्लास ए है, और अब इसके जो भी जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, इंस्टेंस हैं, वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट भी इससे क्या कर रहा है, हाथ से कर रहा है। तो ये हमारे पास कहलाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। ये देखें, हमारे पास क्या है, सुपर क्लास होती है जिस चीज़ से हम जो भी चीज़ मेरी होती है, नैरेट हो रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर क्लास। आप जो इसके जो ऑब्जेक्ट है ये कौन ले रहा है, ये वाली क्लास ले ली है इसके बी। क्लास ए के अंदर उसका नेम है, उसकी एजुकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये तमाम के तमाम, उसका एड्रेस है, उसका सेल नंबर। ये क्लास ए के अंदर आप क्या कर रहा है, ये वाली डाटा जितना भी है नैरेट कर रहा है क्लास बी। क्लास ए हमारे पास सुपर क्लास होगी, और जो नैरेट कर रही है वो क्लास क्या होगी, वो सब क्लास होगी। ये देख, सब क्लास जो ए क्लास से बी क्लास बना रहे हैं, तो हमारी ए क्लास जो है वो सुपर क्लास होगी, जिससे हम चीज़ें नैरेट कर रहे हैं वो क्लास बी। वही बात है कि हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या हो, क्लास ए है और ये हमारे पास क्लास बी है। इसके तमाम जितने इंस्टेंस ऑब्जेक्ट हैं वो क्लास बी अगर
लेयर ये तो क्लास बी जो है वो हमारे पास सब क्लास होगी, क्लास सी सुपर क्लास होगी। एसोसिएशन एग्रीगेशन का ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ हिस्सा कंटेन कर रहा होता है ये तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, एग्रीगेशन कहलाता है। अगर एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे को यूज़ करता है तो उससे फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैसेज सेंड करता है और उनके दरमियान फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एसोसिएशन कहलाता है। ये तो पॉइंट आपने याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन का। अब लेक्चर नंबर 14 है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस है। हमने तमाम क्लासेस जो होती हैं उनके को डिफाइन करना होता है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनका बिहेवियर क्या है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कहती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में कुछ टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक मॉडल होता है और डायनेमिक मॉडल होता है। स्टैटिक के अंदर हम ये कहलाते हैं कि क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं, इनकी रांची का जो क्लास को स्पेसिफाई करना होता है, ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशन क्या होता है और ऑब्जेक्ट का जो है कि बिहेवियर क्या, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्टैटिक मॉडल के अंदर होता है। डायनेमिक मॉडल के अंदर इसके अंदर हम सिनेरियो डायग्राम देखते हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होता है। एनालिसिस मॉडल का जो है उसको डिज़ाइन तौर पर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल डिज़ाइन उसको को एज आ डिज़ाइन प्रोड्यूस करता है या उसको एज आ ब्लूप्रिंट या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर जो कि ब्लॉक या मॉड्यूल बन जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन 4 लेयर के मॉड्यूल को अचीव करता है। इसके अंदर जो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के अंदर कोई भी हम मॉडल डिज़ाइन करना है तो उसको क्या कहते हैं कि उसको एक पिक्टोरियल मीनिंग के तस्वीरी शक्ल के अंदर या उसको फ्लो चार्ट बना के उसको क्या करते हैं, शो ऑफ करवाते हैं। और इसके हमारे पास अचीव करने के लिए हमारे पास मोडालिटी की 3 से 4 रे हैं और वो हम देख लेते हैं कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सब सिस्टम लेयर है। एक सिस्टम से जब मुख्तलिफ सिस्टम जनरेट करते हैं, सब सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगी और एनेबल करती है कि सॉफ्टवेयर के वो अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को उनको अचीव कर सके। तो ये हमारा सब सिस्टम होता है। अब हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर है। ये क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर। मैसेज लेयर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के आपस में जो भी कम्युनिकेशन जो सिस्टम कार्य करते हैं या उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है, मैसेज लेयर होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर को कंटेन करती है और एल्गोरिथम को भी कि जो ऑब्जेक्ट हैं, एट्रीब्यूट्स हो गए, ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे होते हैं उसके लिए जो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो होती हैं वो कौन सी ये काम करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर। एक हमारे पास एनालिसिस मॉडल है और डिज़ाइन मॉडल। एनालिसिस मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, क्लासेस होती हैं, एट्रीब्यूट्स, मेथड, रिलेशन, बिहेवियर होता है, ये तमाम चीज़ इसके अंदर होती है। एग्जिस्ट कार्य होते हैं। डिज़ाइन मॉडल के अंदर क्या होती हैं, एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट्स कार्य होते हैं, एग्जिस्ट डिज़ाइन स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम है, मैसेजिंग और कंट्रोल कार्य, ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कार्य होती हैं। अब हमारे पास है कि द नोटेशन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को डिज़ाइन करने के लिए हम मुख्तलिफ तकनीक वगैरह इस्तेमाल ये यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को हम मुख्तलिफ किस्म की नोटेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। उनको रम्बफ, बोच, कोड, UML जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को डिज़ाइन कर सकते हैं। UML तो आपको फैमिलियर हो गए, हम इसके ज़रिए फ्लो चार्ट वगैरह, डायग्राम वगैरह बना के क्या करते हैं, नोटेशन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को शो करवा सकते हैं कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर हमने बनाना होता है उससे पहले क्या करते हैं, UML जो कि डिज़ाइन किया जाता है, फ्लो चार्ट बनाया जाता है। ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर किस तरह फंक्शन परफॉर्म करेगा, किस तरह वो हमारे पास रन होगा, किस तरह वो काम करे, ये तमाम का तमाम जो हम UML नोटेशन या चार्ट से फ्लो चार्ट के ज़रिए हम बना कर बिल्ड करते हैं और अपना फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब लेक्चर नंबर 16 है कि डेरिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉडल, द कोड मेथडोलॉजी क्या होती है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के अंदर सिस्टम के अंदर दिखाया जाता है इनका आपस में रिलेशन जो होता है, इनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इनके ऑब्जेक्ट कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। अब पीटर कोड क्या होता है, पीटर कोड जो है इस प्रोसेस को 5 पार्ट के अंदर जो है कि डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, हु एम आई। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करने होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की जो है पहली रिक्वायरमेंट होगी उसके अंदर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसी के आगे से के सब कैटेगरीज भी होती हैं। सिलेक्ट एक्टर होते हैं। एक्टर को हमारे पास कोई भी पर्सन हो सकता है एक्सेप्ट डेवलपर के, मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन हो सकता है, किसी कंपनी का, किसी फाउंडेशन का। इसमें जस्ट जो है कि एक्टर को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट पार्टिसिपेंट होते हैं जो एक्टर हमारे सिस्टम के अंदर इस रोल मीन के अंदर रोल पे करते हैं कि जो एक्टर हमने सिलेक्ट किए होते हैं वो प्रे रोल कर रहे होते हैं, रोल मीन के वो कोई किरदार अदा कर रहे होते हैं, प्रे कर रहे होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन के अंदर पार्टिसिपेंट जो है हमने सिलेक्ट किए होते हैं।
अब हमारे पास क्या है कि स्लैक प्लेस है, मीनिंग के प्लेस है जो सिलेक्ट करनी होती है, जहाँ हमारा एक्टर मीन के कोई पर्सन हो सकता है, वार कार्य होते हैं। इन प्लेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे वो आगे से सब जो ऑब्जेक्ट भी होते हैं कंटेन करते हैं। इनके पास आगे से डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। प्लेस एक भी किरदार अदा कर सकते, एक्टर जो है वो इन जगहों पे वर्क कर सकते हैं। जैसे एक मैनेजर ले लिया, उसकी प्लेस क्या होगी, कंपनी होगी। अगर एक डॉक्टर ले लेते हैं, उसकी प्लेस क्या होगी, वो कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह नहीं होगा। डॉक्टर की प्लेस कौन सी होती है, वो हमारे पास होती है हॉस्पिटल होती है। मैनेजर की किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी इदारे फाउंडेशन के अंदर जो है प्लेस होती है वो मैनेजर की होती है। स्लैक ट्रांजैक्शन है मीन कि वो इवेंट होते हैं हमारे पास लॉग इन या रिकॉर्ड या हिस्ट्री वगैरह के तौर पर होते हैं, ताकि हम जो फर्दर जो असिस्मेंट के सवाल हैं उनको आंसर कर सकें। मीन कि जितना भी हमारे पास ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही होती है उनका तमाम हिस्ट्री रिकॉर्ड वगैरह इनके पास सेव होता है। इस टाइम के ऊपर इतनी जो ट्रांजैक्शन आउट हुई है, इन हुई है। स्लैक कंटेनर ऑब्जेक्ट होते हैं मीन के दैट होल्ड अदर ऑब्जेक्ट, जो अपने अंदर किसी और ऑब्जेक्ट को कंटेन कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्लैक कंटेनर कहलाते हैं। अब हमारे पास स्लैक टेंजिबल थिंग वो होती हैं जो जिनको हम चीज़ को देख सकते हैं, छू सकते हैं। मीनिंग कि जो हमारे पास दैट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड इज़ कॉल्ड टेंजिबल, जो कि हमारे पास रियल लाइफ के अंदर जो है एग्जिस्ट कर रही होती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, टेंजिबल कहलाती है। जिस तरह ये पेंसिल है, इसको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, ये रजिस्टर है, इस तरह चीज़ें जो होती हैं हम देख सकते हैं। जिससे टूल होगा, कोई प्रोडक्ट होगी, कैलेंडर होगा, बुक्स वगैरह, ये तमाम की तमाम क्या होती हैं, ये टेंजिबल चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब हमारे पास है कि करैक्टरिस्टिक्स है, कोई भी डमी ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं करता जिसकी कोई जिम्मेदारी हो ना हो, या कोई भी काम मीन कोई भी काम ना कर रहा हो तो सिस्टम के अंदर, वो हमारे पास क्या कहते हैं, डमी ऑब्जेक्ट होते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्या, कंट्रोलर ऑब्जेक्ट है। जो कंट्रोलर ऑब्जेक्ट होता है जो दूसरों को मीन के वो कंट्रोल कर रहा होता है, उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब एक कंट्रोल होता है वो सारी जो चीज़ें मीन के वो खुद हैंडल कर रहा होता है, उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा ना ऑब्जेक्ट ना हो जिसके पास कंट्रोल हो। हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूट करें जाके सिस्टम के अंदर जो है कि कोऑपरेटिव मैनर के अंदर वो काम कर सकें। एक लार्ज सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो है कॉमन हो, जो उनके एट्रीब्यूट्स वगैरह हो, नाम उनका एक जैसा या कॉमन हो। हमने उन ऑब्जेक्ट का एक कॉमन नाम रखना होता है। क्लासेस को ऑब्जेक्ट को एक नाम दे देते हैं और मीनिंगफुल उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना होता है। अब हमारे पास है कि आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तरीक़ाकार होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्रेस करता है एक प्रॉब्लम डोमेन के अंदर। इसकी टू टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास जनरलाइजेशन स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये जिस तरह एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, उसके आगे से उस ऑब्जेक्ट की क्लास को डिफाइन करते हैं, इस तरह उस ऑब्जेक्ट का जो वो कौन सी स्पेशल क्लास से तले रखता है। ये मीन के जनरलाइजेशन मतलब होता है कि मीन के वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जिस तरह इंसान है, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये ह्यूमन कैटेगरी से बिलोंग करता है। और जिस तरह कोई एनिमल वगैरह है, काऊ है, ये किससे बिलोंग कर रही है, ये हमारे पास क्या रही है, एनिमल कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। तो ये जिस तरह परिंदे वगैरह हो गया, ये किससे बिलोंग करते हैं, ये मीन की अपनी ये कैटेगरी होती है। इंसान है, वो उसकी अपनी कैटेगरी होती है। जानवरों की अपनी कैटेगरी होती है। मीन के हर पर्सन जो है कि वो एक अपनी कैटेगरी से बिलोंग करता है। जिस तरह परिंदे वगैरह, बर्ड्स वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं, ये इनकी अपनी कैटेगरी होती है इन तमाम की। तो ये इस तरह हम जो कि इनकी जनरलाइजेशन स्ट्रक्चर कर देते हैं। जिस तरह एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या करते हैं, उनके एक अपनी ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं। अब हमारे पास है कि आइडेंटिफाई होल पार्ट स्ट्रक्चर एग्रीगेशन। होल पार्ट एक ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। चीज़ों से मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स प्लेसेस वगैरह आ जाती हैं ऑब्जेक्ट को एज होल पार्ट हम देखते हैं। इन पार्ट को देखना होता है जिससे ऑब्जेक्ट मिलकर बना होता है और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और इन दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये किस तरह जो कि एक दूसरे बन रहे हैं आपस में। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना, ये अपनी बातें याद रखनी। ये आपने हैंड आउट से रीड आउट कर लेना है कि ऑब्जेक्ट को ये के वक्त को सिलेक्ट करते हुए कौन कौन चीज़ें हमने अपने माइंड में रखनी होती हैं। अब हमारे पास है कि शो कोलैबोरेशन है और डिफाइन सर्विसेज है। शो कोलैबोरेशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनके पास आपस में क्या कोलैबोरेशन हो रही है, किस तरह से वो आपस में मिलकर वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे पास शो कोलैबोरेशन है। हैंड से आपने पढ़ लेना है। डिफाइन सर्विस होती हैं तमाम हमारी जो ऑब्जेक्ट है कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है सिस्टम के अंदर, कौन कौन से ऐसे वर्क है जो सर्विस सिस्टम के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, डिफाइन सर्विसेज कहलाती हैं।